डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है और आज हमारा टॉपिक है अनुसूचित जाति और उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियाँ। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आयोग पूछ सकता है प्रश्न, इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो इसको टॉपिक तो बड़ा है लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा ख़त्म कर दें, है ना। देख लेते हैं इसको। उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो मैं आज थोड़ा तेज़ चलूँगा, तो आप जो है मैंने लगभग उसमें सब कवर किया हुआ है और आप थोड़ा तेज़ी के साथ उतार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, जो भी है आपका। मैं पूरा रिवीजन इस चैप्टर का 30 मिनट में कराने का प्रयास करूँगा, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्तराखंड सरकार ने कितनी जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया? अनुसूचित जाति घोषित किया, ये किया है 65 जातियों को अनुसूचित जाति उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित किया गया है। किताब में पूरा लिखा है कि कौन कौन सी जातियां, एक नज़र जरूर उस पर मार लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है निम्न में से कौन सी जाति उत्तराखंड में अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित की गई है या नहीं। तो एक बार आप उसको देख जरूर लीजिएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद पहला प्रश्न आता है हमारा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, ये आ जाता है आपका हरिद्वार। ठीक है। फिर है सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला, ये आ जाता है आपका चंपावत। अब ये तो है संख्या में कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कहाँ पे सबसे ज्यादा है, हरिद्वार में। सबसे कम संख्या कहाँ पर है, चंपावत में। लेकिन जब प्रतिशत की बात आएगी, सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, तो ये आ जाएगा आपका बागेश्वर। ठीक है। और जब सबसे कम प्रतिशत वाला जिला आएगा, वो आएगा देहरादून। इसमें आपका है 27.73% और इसमें आपका है 13.49%। ये आपका आ जाएगा। ये है संख्या में हरिद्वार, चंपावत, ये है प्रतिशत में बागेश्वर और देहरादून। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं अनुसूचित जाति की साक्षरता कितनी है? ये है 74.4%। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे सारे के सारे, जितने भी प्रश्न हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरा एक चार्ट बना देता हूं, ये देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। ठीक है, इसमें इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। अब इसके बाद जो है एक प्रश्न कई बार हमारे यहाँ पेपर में बार बार घुमा घुमा करके पूछा जाता रहा है कि किस किस को कितना कितना आरक्षण रहा है हमारे यहाँ, जैसे है ना, जैसे कि अनुसूचित जाति को कितना आरक्षण रहा, ये है 19%। अनुसूचित जनजाति को कितना आरक्षण रहा, ये है 4%। ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कितना रहा, ये है 14%। ठीक है। अब ये रहा खेल का, खेल में आरक्षण कितना रहा, ये रहा हमारा 4%। विकलांग जो हैं उनके लिए कितना आरक्षण रहा, ये रहा 3%। इसके अलावा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर जो आश्रित लोग हैं उनको कितना आरक्षण रहा, उनका आरक्षण है 2%, सबसे कम इन्हीं का है। उसके बाद है राज्य आंदोलनकारी, ये है 10%। अच्छा, 36 आरक्षण है ये, कहीं आप ऐसे जोड़ने लग जाओ, बोलो ये तो 100 से भी ज़्यादा चला गया, ऐसा नहीं है।
क्षैतिज आरक्षण की बात है ना। फिर उसके बाद है EWS, वो जो गरीबी रेखा से नीचे वाला EWS को, ये रहा 10%, और ये है भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण, ये रहा 5%। तो अनुसूचित जाति का कितना हो गया? 19%। अनुसूचित जनजाति का हो गया 4%, पिछड़ा वर्ग 14, खेल 4, विकलांग 3, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2, राज्य आंदोलनकारी 10, EWS को 10 और भूतपूर्व सैनिकों को 5%। ठीक है, अब इसको पूरा याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से एक प्रश्न बन सकता है। ये अनुसूचित जाति का है 19%, अनुसूचित जनजाति, इसमें जन लिख लीजिएगा ना। अनुसूचित जनजाति का 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे OBC भी बोलते हैं हम, OBC, ये आ जाएगा। खेल का 4%, विकलांगता का 3%, सबसे कम है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जो आश्रित लोग हैं उनका 2% है, भूतपूर्व सैनिक उत्तराखंड में 5%, EWS जो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो नया एक आरक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था उसमें 10% है, और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% है। इसमें से एक प्रश्न बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब देख लेंगे जरा, है ना। हाँ, इसको हटाते हैं। इसके बाद आते हैं हम अनुसूचित जनजातियों पे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के अंदर कितनी अनुसूचित जनजातियां रजिस्टर हैं। वैसे जो मुख्यतः हैं वो 5 हैं, जनजातियां और भी हैं, जैसे राठी को भी हम जनजाति में गिनते हैं, है ना, लेकिन मुख्यतः 5 जनजातियां हैं उत्तराखंड में। कितनी जनजातियां हैं? ये हैं 5। ठीक है, कौन कौन सी है वो आपको पता है, थारू है, जौनसारी है, बक्सा है, भोटिया है और राजी, ये 5 जनजातियां हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में लिख लेते हैं। जैसे इन जनजातियों को जनजाति घोषित कब किया गया? ये किया गया 1967, इंदिरा गांधी के समय पे। ये ध्यान रखेंगे इसको, जनजातियों को जनजाति घोषित किया गया 1967 में। अच्छा, अगला प्रश्न आता है कि उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति कौन सी है? वो है थारू। थारू सबसे ज्यादा जो है ये उधम सिंह नगर में निवास करते हैं, और नैनीताल है ना, सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में। सबसे कम संख्या वाली जनजाति ये है राजी, जो कि सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ में निवास करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा है थारू और सबसे कम है राजी। देखिए, अगर आप बहुत कोई पुरानी किताब लेकर के बैठे होंगे तो उसमें जौनसारी को नंबर 1 पे दिखा रखा होगा, तो ध्यान रखेंगे अभी कोई भी नई किताब आप पढ़ोगे उसमें थारू जो जनजाति है वो सर्वाधिक संख्या में है। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको जो है बहुत तेजी से कवर करेंगे हम लोग। अच्छा, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला। थारू कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर ही सर्वाधिक संख्या वाला जिला है। ठीक है, और सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जिला, बीच में मैं छोड़ रहा हूं, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, है ना। सर्वाधिक ये है सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। अच्छा, अगर प्रतिशत की बात करेंगे, सर्वाधिक प्रतिशत ये भी उधम सिंह नगर है, और अगर सबसे कम की बात करेंगे प्रतिशत में सबसे कम टिहरी है। ठीक है जी, ये है, इसको 7.46% और इसमें आ जाएगा आपका 0.14%। परसेंट पूछेगा नहीं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी ये है कि आप इसको देख लीजिएगा कि सर्वाधिक प्रतिशत उधम सिंह नगर है और सर्वाधिक संख्या में भी उधम सिंह नगर है, लेकिन सबसे कम संख्या में रुद्रप्रयाग है
और प्रतिशत की बात करेंगे तो टिहरी में सबसे कम है। ठीक है, ठीक है, बता देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। इसमें है अनुसूचित जनजाति की साक्षरता। ठीक है, जैसे अनुसूचित जाति की साक्षरता 74.4% थी, तो इनकी है 73.9%। अनुसूचित जनजाति, इसको एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब भी बोलते हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है अनुसूचित जनजाति की साक्षरता 73.9% है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की साक्षरता वाला जिला कौन सा है ना, ये प्रश्न बनता है। ये है रुद्रप्रयाग। अभी आपने क्या पढ़ा था कि रुद्रप्रयाग में संख्या कम है, कम लोगों को पढ़ाना आसान होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि संख्या कम है रुद्रप्रयाग में, कम लोगों को पढ़ाना आसान होता है, साक्षरता सबसे ज्यादा हो गई, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरी है सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला, ये आ जाएगा आपका हरिद्वार। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न जितने भी लिखे जा रहे हैं, पूरा चैप्टर आपका ये मैं 30 मिनट में करा रहा हूं आपको तेजी से, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको उतार लें या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एक प्रश्न मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था कि अनुसूचित जाति को विधानसभा में कितना आरक्षण है ना, तो यह है 13 सीटों का। 13 सीटें जो हैं, 13 सीटें अनुसूचित जाति के नाम। और अनुसूचित जाति का जिसे बोलते हैं हम लोकसभा में आरक्षण बोल लीजिए या उनकी सीटें बोल लीजिए, तो लोकसभा में एक सीट है। वो एक सीट कौन सी है? अल्मोड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का विधानसभा में आरक्षण, यह है 2 सीटों का। 2 सीटें कौन सी हैं? एक है चकराता और दूसरी है नानकमत्ता। और नानकमत्ता कहां पड़ता है? उधम सिंह नगर में। चकराता कहां पड़ता है? देहरादून में। तो ये दोनों सीटें एसटी की विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में एसटी का कोई आरक्षण नहीं है। हमारे यहाँ लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से केवल एक शेड्यूल्ड कास्ट का, एससी का मतलब एक आरक्षण है, वो है अल्मोड़ा। इसका ध्यान रखेंगे। और बाकी कोई नहीं है। बाकी जो 4 सीटें बचती हैं वो चारों की चारों अनारक्षित हैं। और 3 सीटें राज्यसभा की हैं जिसमें कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम जनजातियों की ओर। सबसे पहले थारू जनजाति। अब देखिए, इसको बहुत तेजी के साथ आप देखिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें तेजी से इसको देखना है। देखिए, जो थारू हैं ये अपने आप को किरात वंश का बताते हैं। किरात वंश, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, सबके लिए अलग अलग वंश है ना, तो ये थोड़ा देख लेंगे। किरात वंश के बताते हैं। ये जो है, जो थारू हैं ज्यादातर ये उधम सिंह नगर में निवास करते हैं, पहली बात है ना। इसके लिए क्या है, खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज में अधिकता में निवास करते हैं ये। ठीक है। अच्छा, मुख्य भोजन आ जाएगा। एक भी पॉइंट छूटा हुआ नहीं है ना। मुख्य भोजन चावल और मछली। फिर दूसरी मुख्य पेय है जाड़। ये खुद के द्वारा बनाई गई मदिरा है जिसे जाड़ कहते हैं, है ना, मुख्य पेय। अच्छा, इनमें जो सबसे उच्च गोत्र माना जाता है वो कौन सा है?
बड़वायक, है ना, ये उच्च गोत्र हो गया इनका। और बदला विवाह प्रथा और 3 टिकड़ी, बदला विवाह प्रथा और 3 टिकड़ी प्रथा किसमें प्रचलित है? प्रश्न आ सकता है, बदला विवाह प्रथा और 3 टिकड़ी प्रथा विवाह किसमें प्रचलित है? तो ये है थारू में, थारू में है, थारू की बात चल रही है। इसके बाद आएगा कि पक्की जो पौड़ी है, ये विवाह की प्रथाएं हैं, तो पक्की पौड़ी मतलब क्या हुआ? विवाह तय हो गया, तय किया जाना, पक्की पौड़ी। इसके बाद अपना पराया, ये भी विवाह की रस्म है, अपना पराया। इसे सगाई, इसे बोलते हैं सगाई, ठीक है जी। इसके बाद है बात कट्टी, बात कट्टी, यह है विवाह की तिथि निश्चित। अब मैं आपको एक बात तो बता दूं, आपको लगेगा यार ये सब तो यार पढ़ा हुआ है यार, ठीक है ये हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब प्रश्न आता है ना कि पक्की पौड़ी, ये एक विवाह जो प्रथा है, वो खुद ही बता देगा कि पक्की पौड़ी जो विवाह की प्रथा है ये कौन सी जनजाति में, वहां पे हम फंस जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि भाई अपना पराया विवाह की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। ये हमको याद रखनी है चीजें सारी की सारी, है ना। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि जनजातियों का आपस में बहुत ज़्यादा मिलता जुलता वो रहता है, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है एक दूसरे में। अब वही चीज़ आपको याद रखनी है ना। अब जैसे विधवा विवाह, विधवा विवाह, ये विधवा विवाह की प्रथा भी थारू में है, ठीक है जी। इसके अलावा लठ भरवा भोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस में? थारू में। इसके अलावा महिलाओं को यहां पे उच्च स्थान प्राप्त है, ठीक है, प्राप्त है। एक प्रश्न आता है कि प्रश्न आएगा कि खिचड़ी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? थारू में किया जाता है। खिचड़ी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? थारू में। किस अवसर पर किया जाता है? होली, होली के अवसर पर किया जाता है। फिर आएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बजहर। बजहर त्योहार कब मनाते हैं थारू में? ये मनाते हैं बैसाख ज्येष्ठ। देखिए दो तरह से प्रश्न आ सकते हैं, खिचड़ी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? थारू में किया जाता है। खिचड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। बजर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? थारू। बजर नामक त्योहार की जो है कब मनाया जाता है? तो बैसाख और ज्येष्ठ में। दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा इसी में से घुमा फिरा करके, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। ये आपका थारू का हो गया। ये ध्यान रखेंगे किरात वंश है ना, सबके अलग अलग है। जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन है? थारू। अब इसके बाद आएगा जौनसारी समुदाय, जौनसारी जनजाति, है ना। जौनसारी जनजाति जो है सर्वाधिक जो संख्या में पाई जाती है वो है देहरादून में। देहरादून में ये सबसे अधिक संख्या में है। इसका है, इसमें जो कुल पूरा जो क्षेत्र है उसको खतों में बांट रखा है। कुल खत हैं इनकी 39, और राजस्व जो ग्राम है वो है 358, ठीक है। जौनसारी की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, इनका मुख्य जो देवता है वो है महासू, शिव जिसे बोलते हैं, ठीक है। और स्थान जहां पे मंदिर है वो है हनूल,
आपने सुना भी होगा, ठीक है, देहरादून जिले में ही पड़ता है ये। अच्छा, सबसे ज़्यादा शानो शौकत का विवाह कौन सा होता है इनके यहाँ जौनसारी में? वो होता है बाजदिया। बाजदिया, ठीक है। और सबसे बड़ा मेला ये होता है गन्यात। गन्यात, ठीक है। गन्यात को बिस्सू कहते हैं, बिस्सू लगता है, बिस्सू मेला, ठीक है। सबसे बड़ा मेला होता है ये। एक प्रश्न आएगा कि जौनसारी में पत्तेबाजी नृत्य कब किया जाता है? पत्तेबाजी नृत्य कब किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है ना? तो बूढ़ी दीपावली पर। जौनसारी में क्या है, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सी जनजाति में दीपावली एक माह बाद मनाते हैं? तो वो जौनसारी में है, और उसी में पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है। दो प्रश्न बन सकते हैं इससे, है ना। एक है वीर केसरी चंद। वीर केसरी चंद का जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 1920, और ये गांव का नाम था क्यावा। क्यावा। अच्छा, और हर साल जो है 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है। ये भी एक प्रश्न है, वीर केसरी चंद के नाम पे लगता है वो मेला, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, वीर केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 क्यावा गांव, और 3 मई को जो है 3 मई को मेला लगता है चौलीथात में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे इसमें। कुल खत 39, राजस्व ग्राम 358, मुख्य देवता महासु जो कि शिव है हनोल में, सबसे ज़्यादा शान शौकत का विवाह बाजदिया, सबसे बड़ा मेला है गन्यात बिस्सू, पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है बूढ़ी दीपावली पर, वीर केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 क्यावा गांव, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और है इसमें कि भाव सिंह चौहान, इनका संबंध किससे है? खेल से, और इनको फादर ऑफ जौनसार भी जौनसार भी कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाव सिंह चौहान फादर ऑफ जौनसार। एक गुलाब सिंह है, उनका संबंध किससे है? राजनीति से। वर्तमान में जो चक्राता के विधायक है प्रीतम सिंह जी, उनके फादर का नाम गुलाब सिंह है, ठीक है। नंदलाल भारती है, नंदलाल भारती संगीत के जनक कहे जाते हैं, जौनसारी संगीत के जनक, है ना, ठीक है। इसके बाद है भोटिया। भोटिया, भोटिया अपने आप को जो है वो खस राजपूत कहते हैं। भोटिया, इसको जो है हम अर्ध घुमंतु जनजाति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक जगह टिक के रहते नहीं है, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं ना, हर मौसम में अपनी जगह बदल देते हैं ये। भोटिया की भाषा, भोटिया की भाषा कौन सी है? तिब्बती बर्मी परिवार, ठीक है। ग्रीष्मकालीन आवास, ग्रीष्मकालीन आवास ये है मैथ, और शीतकालीन मुंडा या मुनसा, ठीक है, मुंडा या मुनसा। अच्छा, भोटिया को उत्तरकाशी में क्या कहते हैं? भोटिया को उत्तरकाशी में, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आपको याद भी होगा, है ना। भोटिया को उत्तरकाशी में जाड़ कहते हैं, जाड़। और जो जाड़ है वो अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं, और उनका अंतिम गांव जादुंग है, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। जादुंग, अंतिम गांव जादुंग, जनक का वंशज मानते हैं।
है ना, और बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भोटिया को बोला जाता है उत्तरकाशी में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे चमोली की, तो उसमें बोला जाता है मारछा तोलछा, ठीक है। बात करेंगे अगर पिथौरागढ़ की, तो जोहारी और शोका, ठीक है। तो पिथौरागढ़ का आप थोड़ा सा लिख लीजिए, पिथौरागढ़ का जोहारी, चमोली में क्या है मारछा तोलछा, उत्तरकाशी में जाड़, ठीक है ना। पिथौरागढ़ में जोहारी, धर्मिया, चौदांसी, ठीक है, ब्यासी और शोका, ये है। इसके अलावा युवा गृह, मतलब गांव के बाहर एक कमरा होता है, उसके अंदर सभी जो जिनकी शादी नहीं हो रखी होती है वो लड़के लड़कियां रहते हैं, रात भर नाच गाना चलता रहता है और आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, शादी हो जाती है। इस तरह का एक प्रचलन है युवा गृह का प्रचलन। तो प्रश्न आ सकता है युवा गृह का प्रचलन किस में, भोटिया जनजाति में। भारत के अंदर ये युवा गृह वाला प्रचलन जो है ना, अन्य जनजातियों में भी पाया जाता है वैसे। युवा गृह, इसको रंगभंग बोलते हैं, रंगभंग। अच्छा, विवाह की प्रथा कौन सी है इनके यहाँ, तत्सत दामोला, तत्सत व दामोला, ठीक है। और वधुमूल्य प्रचलन इसमें भी है, भोटिया में भी है और राजी में भी है, वो आप याद रख लीजिएगा। वधुमूल्य का प्रचलन भोटिया और राजी, ज़्यादा बड़े स्तर पे तो नहीं है लेकिन पर है। और अब तो ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है ना। अच्छा, ठीक है। हाथ में रुमाल, हाथ में रुमाल लेकर पौंडा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है, वो भी है भोटिया में। इसके अलावा ये अपने संबंधियों को क्या कहते हैं, स्वारा कहते हैं अपने संबंधियों को। अच्छा, काटिल विधि से, काटिल विधि से खेती या सीढ़ीनुमा खेत बना करके ये खेती करने का काम करते हैं। काटिल विधि मतलब ये झूम कृषि वाला टाइप का, कि पेड़ों को काट वाट दिया, उनको काट करके उनकी जगह पे खेती करने लग गए, फिर उस जगह को छोड़ के चले गए नई जगह पे, वहाँ पे जाके पेड़ वेड़ काटे, फिर वहाँ पे कृषि की। तो उसको झूम कृषि का नाम ही वही काटिल विधि, वो एक ही है ना। मतलब मृतकों की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार, तो प्रश्न आ सकता है गवन संस्कार जो है किस जनजाति में गवन संस्कार किया जाता है, भोटिया में, ये याद रखेंगे, ठीक है जी। 12 वर्ष बाद कंडाली उत्सव मनाते हैं, ये पेपर में आ भी रखा है, कंडाली उत्सव मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला ये, तुबेरा, बाज्यू और तिमली, है ना, किसके लोकगीत हैं, ये लोकगीत हैं भोटिया के। ये प्रश्न दो तरह से बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिए, तुबेरा, बाजू और तिमली निम्न में से क्या है। अब वो बोल देगा लोकगीत है, वाद्य यंत्र है, इस तरह से। या फिर पूछेगा तुबेरा, बाजू और तिमली लोकगीत किस जनजाति के, भोटिया के, है ना। बस इसके बाद मुख्य देवता। अच्छा, ये घूमते रहते हैं, तो ज़्यादातर इनके देवताओं का नाम जो है ना पहाड़ों के नाम पे याद रख सकते हैं आप आराम से, पहाड़ों पे ऊपर घूमते रहते हैं। मुख्य देवता है ना, जैसे नंदा देवी, नंदा देवी, हाथी पर्वत, है ना, द्रोणगिरी, द्रोणगिरी, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, याद रख लेंगे आप, भूमियाल, भूमियाल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मुख्य देवता। इसके बाद एक और है लौहसर व सूरगैन। लौहसर व सूरगैन किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं,
किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? भोटिया के। लौसर और सूरगैन जो त्योहार हैं वो किस जनजाति के हैं? भाई भोटिया के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब देख लीजिए, हाथ में रुमाल लेके पौंडा नृत्य करते हैं, काटेल विधि या झूम विधि से खेती करते हैं, सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं, गबन संस्कार मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भोटिया में किया जाता है, 12 साल बाद कंडाली उत्सव भोटिया में मनाया जाता है, तुवेरा बाजू तिमली। पहली बात तो ये लोकगीत हैं, ये ध्यान रखना है आपको कि ये लोकगीत हैं और किस जनजाति के हैं? भोटिया के हैं। मुख्य देवता, देखिए ये लोग घूमते रहते हैं पहाड़ों में, तो हाथी पर्वत, द्रोणगिरी, कैलाश पर्वत, सारे पर्वतों के नाम है। याद रखना है कि भूमियाल एक इंपॉर्टेंट है, भूमियाल, इसको ध्यान रखिए आप, है ना ज़्यादा। फिर उसके बाद लौसर व सूरगैन, ये ध्यान रखना है कि लौसर और सूरगैन है क्या? लौसर और सूरगैन त्योहार हैं और किस जनजाति के हैं? भोटिया के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेजी से। अगली जनजाति है बॉक्सा जनजाति। बॉक्सा, बॉक्सा जनजाति ये अपने आप को पवार राजपूत कहते हैं। ठीक है, ये बॉक्सा ये अपने आप को पवार राजपूत कहते हैं। अच्छा, जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो बॉक्सा उसका जवाब होगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये है उधम सिंह नगर, सबसे ज़्यादा तो उधम सिंह नगर में ही पाए जाते हैं। उधम सिंह नगर है ना, नैनीताल, सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, और देहरादून में भी पाए जाते हैं। देहरादून का जो विकास नगर सहसपुर वाला क्षेत्र है वहाँ भी इनकी काफ़ी संख्या है, जिसे मेहर बॉक्सा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पाए जाते हैं, है ना। अच्छा, नैनीताल में और उधम सिंह नगर में जो बॉक्सा बहुल क्षेत्र है ना, बॉक्सा बहुल्य क्षेत्र है जहां पे अधिक संख्या में है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बुक्साड़, बुक्साड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बॉक्सा सर्वप्रथम कहां आकर बसे थे? बॉक्सा सर्वप्रथम कहां आकर बसे? ये बसे थे बनबसा, बनबसा है चंपावत में, चंपावत में। ठीक है, नैनीताल उधम सिंह नगर के बॉक्सा बाहुल्य क्षेत्र बुक्साड़ कहलाते हैं, और बॉक्सा सर्वप्रथम कहां करके बसे? बनबसा चंपावत में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न है भावरी, इस वाले प्रश्न को मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं। भावरी, कुमैया और रचभैसी, भावरी, कुमैया और रचभैसी। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि भावरी, कुमैया और रचभैसी है क्या? ये है बोली, है ना, ये बोली। अब पूछेगा कि ये बोली, अगर इस तरह से पूछेगा भावरी, कुमैया, रचभैसी क्या है? बोली है। भावरी, कुमैया, रचभैसी बोली किस जनजाति की है? तो बॉक्सा की है। ये ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, फिर है इनके मुख्य देवता। अच्छा, जितनी भी जनजातियां हैं ना, जितनी भी जनजातियां हैं, उनके जो देवता है, मुख्य देवता, वो देवता वाला आप समझ लेना, जनजाति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देवता है। ठीक है, कि ये देवता किसके हैं, ये देवता किसके हैं, ये देवता किसके हैं, ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसमें क्या है? ग्राम खेड़ी देवी। ठीक है जी। दूसरा है साकरिया देवता। ठीक है, इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट है चामुंडा देवी। इसके ऊपर तो प्रश्न भी आया हुआ है, चामुंडा देवी, है ना, ये इनकी सबसे बड़ी देवी है, सबसे बड़ी देवी किसकी? बॉक्सा की। ऐसे ही पूछ लेगा चामुंडा देवी किसकी सबसे बड़ी देवी है? तो बॉक्सा की है। ठीक है। अच्छा, कल्पित आत्माओं को क्या कहा जाता है? बुज्जा कहते हैं इसमें, है ना। कल्पित आत्माओं को बुज्जा कहा जाता है, बुज्जा कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? बॉक्सा में। ठीक है, तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? बॉक्सा है। नैनीताल उधम सिंह नगर में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, क्षेत्र बुक्साड़ कहलाते हैं। बनबसा में सबसे पहले आके बसे। भावरी, कुमैया, रचभैसी ये बोली है, किसकी है? बॉक्सा की है। मुख्य देवता खेड़ी देवी, सक्रिय देवता, और सबसे इंपॉर्टेंट चामुंडा देवी। कल्पित आत्माओं को बुज्जा कहा जाता है। पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, ये मैंने आपका बस निपटा ही दिया है।
उसके बाद आपको इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किताब से। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, होगड़, ढलिया, गोटरे और मोरो। पहले तो ये है क्या? ये है त्योहार। किसके हैं? बॉक्सा के। किसके प्रमुख त्योहार हैं? बॉक्सा के। होगड़, ढलिया, गोटरे, मोरो किसके त्योहार हैं मुख्य? बॉक्सा के। ये ध्यान आपको रखना है। और इनका लास्ट है मुख्य भोजन। मुख्य भोजन ये है चावल और मछली। बस ये बॉक्सा हो गया आपका, इसको याद रखिए, है ना। हटा देते हैं इसको। अब लास्ट बचता है राजी, और राजी सबसे आसान है, संख्या में सबसे कम है। उत्तराखंड में सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली जनजाति वाला प्रश्न आएगा तो वो राजी है। ठीक है, इतने कम पाए जाते हैं 500-600 की संख्या में, मतलब मात्र इतने हैं। ये अपने आप को रजवार राजपूत, रजवार राजपूत कहते हैं ये। ठीक है, ये क्या है, छुप के रहते हैं और इनकी निपुणता जो है कास्ट कला में निपुणता इनकी है ना। तो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं ये? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के 7 गांवों में निवास करते हैं, बहुत कम संख्या में जंगलों में रहते हैं ना। अच्छा, क्या क्या इनको कहा जाता है? बनरौत, बनरावत, बनरावत, जंगल का राजा आदि नामों से इनको पुकारा जाता है। हर चीज में वन लगा हुआ है, वन मतलब वनों में रहने वाले, सिंपल मतलब आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, मुख्य बोली क्या है? मुख्य बोली ये है मुंडा। अच्छा, कल एक ना मुझे अब ध्यान आया अभी, कल एक गलती से एक प्रश्न गलत हो गया, आप थोड़ा उसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे। जब हम जनगणना पढ़ रहे थे तो उसमें साक्षरता वाला पार्ट था, उसमें सबसे कम साक्षरता वाला था ना। हाँ, साक्षरता वाला था। तो सबसे कम साक्षरता हमने क्या लिखवाई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हमने शायद सबसे कम साक्षरता इसमें तो नहीं लिखा हुआ, शायद हरिद्वार लिखवा दिया, पता नहीं क्या लिखवा दिया, हरिद्वार लिखवाया मेरे ख्याल से। लेकिन आप उसको ठीक करके उधम सिंह नगर कर लीजिएगा, मुझे ध्यान आ गई है बात बीच में, वो करेक्शन कर लीजिएगा कि उधम सिंह नगर में सबसे कम साक्षरता है टोटल में, ओवरऑल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मुख्य बोली मुंडा। इसके बाद इनके आवास को क्या कहा जाता है? आवास, वैसे तो आवास इनकी क्या होती है, जंगलों में झोपड़ियां बना के रहते हैं। वो जो झोपड़ियां हैं वो रौत्यूड़ा कहलाती हैं, रौत्यूड़ा। ठीक है, वो झोपड़ी जो होती है वो रौत्यूड़ा कहलाती है। विवाह संस्कार किस नाम से पुकारे जाते हैं? ये सांग, जांगी और पिंठा संस्कार। पिंठा संस्कार। अच्छा, पलायन विवाह प्रचलित है इनमें, पलायन विवाह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। ऐसे आएगा कि पलायन विवाह किस में प्रचलित है? राजी में। सांग, जांगी और पिंठा संस्कार ये विवाह किस में प्रचलित है? राजी में, है ना। किसके आवास को रौत्यूड़ा कहते हैं? या फिर ऐसा आ जाएगा राजी के आवास को क्या कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका मुख्य देवता वैसे बागनाथ है। बागनाथ बाघ का रहता है, वन में रहता है। बनरावत इनका खुद का नाम है, ये ध्यान रख लेंगे इस तरह से। अच्छा, प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार कर्क और मकर संक्रांति होती है, तो इससे वैसे बोलते हैं कारक मतलब कर्क, और मकारा, मकारा मतलब मकर। ये कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति इनके प्रमुख त्योहार हैं। वधुमूल्य का प्रचलन मैंने बताया था भूटिया राजी दोनों में पाई जाता है ना। और काष्ठ कला में निपुण। और इसके अलावा मूक विनिमय इनमें पाया जाता है। मूक विनिमय का मतलब होता है कि इन्होंने मानो लकड़ी का कोई सामान बनाया
रात को चुपचाप से किसी के घर के बाहर रख के चले गए, उसने उस सामान को उठाया और उसका मूल्य वहाँ पे रख दिया, अगले दिन उन्होंने आकर के चुपचाप से उठा के ले गए। मतलब ना तो उन्होंने कुछ बात की ना इन्होंने कुछ बात की, तो इसको मूक विनिमय कहा जाता है। एक्सचेंज, आपस में बदल लिया, ठीक है। इसको अदृश्य विनिमय प्रणाली भी ऐसे करके भी कुछ कहते हैं। और ये जो है ना, झूम विधि से खेती करते हैं। झूम विधि मैंने आपको भी जो बताया था, झूम विधि से कि पेड़ों को काट के सफाई सुफाई की, वहाँ पे खेती की, 1-2 साल तक खेती करने के बाद दूसरी जगह चले गए, वहाँ फिर पेड़ काटे, वो झूम विधि होगी। अच्छा, इनका मुख्य देवता, सबसे मुख्य देवता तो इनका बागनाथ है। इसके अलावा कौन कौन है? मलयनाथ। अब देखिए सबके आगे नाथ नाथ लगा हुआ है, मलयनाथ है ना, गणनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, और नंदा देवी आदि। ये आ जाएगा आपका। कर संक्रांति और मकर संक्रांति किसके त्योहार हैं? राजी के हैं। काष्ठ कला में निपुण होते हैं। मूक विनिमय प्रथा होती है। झूम विधि से खेती करते हैं। मुख्य देवता बागनाथ है। उसके अलावा ये जो देवी देवता हैं इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। ये आज का पूरा हमारा सेशन था जो हमने जनजातियों के ऊपर, अनुसूचित जाति के ऊपर बनाया है ना। सब कुछ इसमें पूरा कवर कर लिया है लगभग। आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर पूछेगा कुछ भी, है ना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।